Hello friends, welcome back my YouTube channel. I will teach you chemistry in the लेक्चर नंबर 9। लेक्चर नंबर 8 में हमने ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की यौगिक के बारे में पढ़ा था, मतलब डिटेल से भी पढ़ा था। आज हम इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 9 में सल्फर और सल्फर के यौगिक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पहले हम इसका बेसिक नॉलेज जान लेते हैं, जैसे कि सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है, सल्फर का संकेतांक S होता है। अगर सल्फर के अणुसूत्र की बात करें तो S8 होता है। अगर यहीं पर हम बात कर लें कि सल्फर हमें मिलता कहाँ कहाँ से है, सल्फर के रिसोर्स का क्या क्या है। सल्फर के रिसोर्स की हम बात करें, हमारे सल्फर हमें मिलता है जो मतलब खाने में सल्फर हमें मटन में मिलता है, अंडे में मिलता है, लहसुन प्याज में मिलता है। सल्फर जो है हमें मटन, अंडा, लहसुन प्याज, अगर हम लहसुन प्याज की बात करें तो लहसुन प्याज, तो अगर लहसुन प्याज की बात करें तो लहसुन प्याज विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादित होता है, तो विश्व में लहसुन और प्याज चीन में होता है। अगर दूसरे नंबर की बात करें तो हमारे भारत में होता है। अगर हम यहीं पर बात कर लें कि हमारे इंडिया मतलब भारत में मतलब प्याज जो है सर्वाधिक कहाँ उगाई जाती है, हमारे भारत में प्याज सर्वाधिक मात्रा में कहाँ उगाई जाती है, तो प्याज जो है सर्वाधिक मात्रा में महाराष्ट्र में उगाई जाती है। पूना, नासिक जिसे बोलते हैं, उस बेल्ट में ये प्याज ज़्यादा उगाई जाती है। और प्याज में जो गंध का कारण होता है उसमें सल्फर और पोटेशियम बहुत हद तक अपनी मतलब प्रेजेंस निभाते हैं। पोटेशियम और सल्फर, प्याज में गंध का कारण पोटेशियम और सल्फर हैं। अगर हम उसके वैज्ञानिक मतलब विज्ञान के तौर पर कहें तो इसमें एंजाइम के तौर पर कि इसमें कौन से एंजाइम गंध के कारण है लहसुन और प्याज में, तो लहसुन और प्याज में एंजाइम हैं एलाइन और एलाइसिन। एलाइन और एलाइसिन के कारण प्याज और लहसुन में गंध होती है। अगर हम तत्व के हिसाब से बात करें तो सल्फर और पोटेशियम की उपस्थिति के कारण लहसुन और प्याज में गंध होती है। और यही चीज़ के कारण मतलब सल्फर और पोटेशियम के कारण प्याज और लहसुन में करवाहट का भी कारण यही है। करवाहट का कारण भी यही है। अब पॉइंट नंबर फर्स्ट, सल्फर का अणुसूत्र S8 है, वो तो बता भी चुके हैं। अब पॉइंट नंबर नेक्स्ट, रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करके उसकी गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया को वल्कनीकरण कहते हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, उबलती हुई गंधक को ठंडे जल में डालने पर प्लास्टिक सल्फर प्राप्त होता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, हाइड्रोजन सल्फाइड स्वयं तो जलती है लेकिन जलाने में सहायक नहीं होती। आप देखो, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये स्वयं तो जलती है लेकिन जलाने में सहायक नहीं होती। अगर हम हाइड्रोजन सल्फाइड की यही बात करें, इसके सूत्र की, हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र होता है H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र H2S होता है। और अगर हम यहीं पर बात करें हाइड्रोजन सल्फाइड कि मतलब कौन सी स्मेल आती है हाइड्रोजन सल्फाइड में, तो हाइड्रोजन सल्फाइड में सड़े अंडे जैसी हाइड्रोजन सल्फाइड में स्मेल आती है, गंध आती है हाइड्रोजन सल्फाइड में, और ये स्वयं जलती है लेकिन जलाने में सहायक नहीं होती है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड। H2S की उपस्थिति में पीला रंग मतलब पीतल का रंग फीका पड़ जाता है। H2S की उपस्थिति में पीतल का रंग फीका पड़ जाता है। हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि कॉपर का सत्व धातु गंधक है, तो ही पीतल जो है कॉपर से ही तो मिलकर बना है ना। जैसे पीतल, पिताजी मतलब पीतल जो है तांबा और जिंक से मिलके बना है। पीतल तो है तांबा और जिंक से मिलकर पीतल बना है। इसका सूत्र याद करने का कि मतलब पिताजी ट्रिक है, पिताजी से हम याद रख सकते हैं कि पीतल में कौन कौन से मेटल होते हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये भी हम पिछले लेक्चर में आपको डिस्कशन कर चुके हैं कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का अगर सूत्र की बात करें तो NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और अगर सल्फर डाई की बात करें तो SO2, सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो SO2 होता है।
अगर यहीं पर हम बात कर लें कि अम्ल वर्षा से हमारे जीवन में मतलब मनुष्य के जीवन में अर्थात पशु पक्षियों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है अम्ल वर्षा से, तो अम्ल वर्षा में त्वचा का कैंसर होता है, स्किन कैंसर। अगर हम यही बात करें कि कैंसर के उपचार में हमें कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, तो सल्फर के मतलब कैंसर के उपचार में रेडान गैस, जो रेडान गैस है वो हमारे कैंसर के उपचार में प्रयोग की जाती है। और अम्ल वर्षा से त्वचा कैंसर होता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, वायु में SO2 की अधिकता होने पर पत्तियां काली होकर गिर जाती हैं। वायु में SO2 की अधिकता होने पर पत्तियां काली होकर गिर जाती हैं। SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड। अगर हम यहीं पर अब पौधों की बात आ गई है तो हम इसके बहुत ही दो इम्पोर्टेंट मतलब एंजाइम की बात कर लेते हैं। एंजाइम की बात यहीं पर इसलिए कर लेते हैं क्योंकि ये परीक्षा में बहुत पूछे भी जाते हैं और लोग ज़्यादातर इसमें कन्फ्यूजन भी लोगों को इसमें रहता है, बच्चों को, स्टूडेंट को। जैसे कि पहला है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। सबको ये मतलब कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा जड़ से ऊपर पहुंचाता है और कौन सा ऊपर से नीचे, मतलब भोज्य पदार्थों को पत्तियों से जड़ तक पहुंचाता है। तो हम आपको बता दें कि जाइलम जो है जड़ से पानी और खनिजों को पौधे के शेष भाग पर पहुंचाता है। जड़ से पानी और खनिजों को पौधों के शेष भाग तक पहुंचाता है, ये क्या, जाइलम एंजाइम। अगर यहीं पर फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम एंजाइम जो है ये पौधों से प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनाए गए भोज्य पदार्थों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों को वो पौधों के शेष भागों में पहुंचाता है। शेष भागों मतलब जड़ तक। फ्लोएम जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनाए गए शेष भोज्य पदार्थों को वो पौधे के शेष भागों तक पहुंचा जाता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, ज्वालामुखी पर्वतों से SO2 गैस अत्यधिक मात्रा में निकलती है। फिर SO2 गैस, फिर हमारा SO2 गैस ये इसलिए ज़्यादा आ रहा है क्योंकि ये सल्फर का यौगिक है ना, सल्फर का यौगिक है, इसलिए SO2 गैस हम पढ़ रहे हैं। SO2 गैस सल्फर डाइऑक्साइड। अगर ज्वालामुखी की बात यहाँ आ गई है तो हम आपको बता दें कि विश्व की सबसे विशाल ज्वालामुखी, आपको कुछ लोगों को पता भी होगा मगर कुछ इसमें बहुत डिफरेंट में होंगे, बहुत संदेह में होंगे, क्योंकि विश्व की सबसे विशाल ज्वालामुखी जो पहले थी वो अब नहीं रही। अब उसका ओहदा किसी दूसरी ज्वालामुखी ने प्राप्त कर लिया है, उसके बगल ही वाली ने प्राप्त कर लिया है। मतलब उस ज्वालामुखी की पड़ोसी ज्वालामुखी ने विश्व की सबसे विशाल ज्वालामुखी होने का ओहदा प्राप्त कर लिया है। अब बात करें कौन प्राप्त कर लिया है, तो उस ज्वालामुखी का नाम है फू-होनू, जो कि हवाई द्वीप पर है। फू-होनू ज्वालामुखी मई 2020 में, कब, मई 2020 में विश्व की सबसे विशाल ज्वालामुखी होने का ओहदा प्राप्त कर लिया है। और इससे पहले कौन ज्वालामुखी थी विश्व की सबसे बड़ी ज्वालामुखी, वो मौना लोआ ज्वालामुखी की थी। वो मौना लोआ ज्वालामुखी थी, वो भी कहाँ, हवाई द्वीप में थी। मौना लोआ ज्वालामुखी विश्व की सबसे बड़ी ज्वालामुखी थी, मगर अब फू-होनू ज्वालामुखी हो गई है। अगर हम यहीं पर बात कर लें कि विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी, अब वहाँ विशाल की बात हो रही थी, अब यहाँ विश्व की सबसे ऊंची की बात हो रही है। अगर विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी की हम बात करें तो विश्व की सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है माउंट कोटोपैक्सी, जो कि दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। अगर हम एग्जैक्ट बात करें तो एग्जैक्ट वो इक्वाडोर में स्थित है। अगर यहाँ इक्वाडोर का नाम आ ही गया है तो हम इक्वाडोर के थोड़ा और नॉलेज ले लेते हैं। जैसे कि इक्वाडोर की राजधानी क्या है, मुद्रा क्या है, तो हम आपको बता दें इक्वाडोर की राजधानी क्या है, कोटे है। और यहाँ की अगर मुद्रा की बात करें तो मुद्रा क्या है, सुक्रे है। क्या, कोटे और सुक्रे, मुद्रा कोटे और मतलब राजधानी कोटे और मुद्रा सुक्रे। अब अगर यहीं पर हम बात करें अपने भारत की, इंडिया में कितनी ज्वालामुखी हैं, तो आपको ये जानकर वो होगा कि हमारे भारत में मात्र 2 ज्वालामुखी हैं। कितनी हैं, मात्र 2 ज्वालामुखी। नंबर 1 की बात करें तो बैरन ज्वालामुखी, नंबर 2 की बात करें तो नारकुंडम ज्वालामुखी। अगर अब इसमें एक जागृत ज्वालामुखी है, एक सुषुप्त ज्वालामुखी है।
एक जागृत है, एक सुषुप्त है। अगर जागृत ज्वालामुखी की बात करें तो जो बैरन ज्वालामुखी, जो बैरन द्वीप पर है, बैरन ज्वालामुखी ये जागृत ज्वालामुखी है, या हम सक्रिय ज्वालामुखी भी बोल सकते हैं। और अगर नारकोंडम ज्वालामुखी की बात करें तो हमारी नारकोंडम ज्वालामुखी जो है ये सुषुप्त मतलब प्रसुप्त ज्वालामुखी है, जिसको हम निष्क्रिय ज्वालामुखी भी बोल सकते हैं। अगर हम यहीं पर बात कर लें कि ये इनकी स्थिति कहाँ पर है, अगर हम इनकी स्थिति की बात करें तो हमारी जो बैरन ज्वालामुखी है ये बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है। कहाँ? मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है। अगर हम नारकोंडम ज्वालामुखी की बात करें तो नारकोंडम ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी अंडमान के पूर्व में स्थित है। ये कौन से? ये नारकोंडम ज्वालामुखी है, उत्तरी अंडमान के पूर्व में वो ये स्थित है। और वो वाली बैरन ज्वालामुखी वो मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है। दोनों पूर्व में ही स्थित हैं। अब पॉइंट नंबर नेक्स्ट, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल को आयल ऑफ विट्रियल कहते हैं। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल को आयल ऑफ विट्रियल कहते हैं। ये आयल ऑफ विट्रियल जो है हम आपको बता दें, ये आयल ऑफ विट्रियल इंग्लिश वर्ड है। अगर हम इसको हिंदी वर्ड की बात करें तो यहाँ पर हिंदी वर्ड इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा कशीस का तेल। अर्थात हम कह सकते हैं कशीस का तेल सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या? कशीस का तेल सल्फ्यूरिक अम्ल है। अगर हम यहीं पर और बात कर लें कि सल्फ्यूरिक अम्ल के कुछ प्रयोग के बारे में, तो प्रयोग आगे हम इसके ये बात कर लें कि सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का सम्राट कहा जाता है, किंग ऑफ रसायन, किंग ऑफ केमिकल्स। रसायनों का सम्राट सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। अगर हम इसके प्रयोग की बात करें सल्फ्यूरिक अम्ल की, तो सल्फ्यूरिक अम्ल कार की बैटरी मतलब चलित वाहनों की बैटरी में विद्युत अपघट्ट के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। जो हमने तेजाब, तेजाब का नाम सुना ही होगा। तेजाब जो होती है ये सल्फ्यूरिक अम्ल ही होती है जो बैटरियों में डाली जाती है। अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल के फर्स्ट प्रयोग हो गया वायु चलित वाहनों में, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग हो गया। और अगर दूसरे बात करें दूसरा नंबर प्रयोग की, तो उर्वरक के उद्योग में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगर हम तीसरे प्रयोग की बात करें तो पेट्रोलियम तथा खनिज उद्योग में परिष्करण में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और यही सल्फ्यूरिक अम्ल अगर हम चौथे प्रयोग की बात करें तो विस्फोटक पदार्थ के रूप में, किसके? विस्फोटक पदार्थ के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई बच्चा हाई स्कूल या इंटर का बच्चा या बच्ची हमारा लेक्चर देख रहे हों तो उनको हम ये बता दें, अगर उनको कोई एग्जाम में लिखने को आ जाए किसके प्रयोग बताइए, सल्फ्यूरिक अम्ल के और नाइट्रिक अम्ल के, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के, तो आप सबसे एक कॉमन याद रखिए, हम सब में लिख सकते हैं कॉमन क्या? प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। हम इसका एक प्रयोग और डाल के नंबर डाल के लिख सकते हैं, लास्ट में डाल के लिख सकते हैं कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ये सब में कॉमन रहेगा, चाहे नाइट्रिक अम्ल हो, चाहे सल्फ्यूरिक अम्ल हो, चाहे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो, किसी भी तत्व में मतलब किसी भी रसायन में हम इसको मतलब लिख सकते हैं अगर प्रयोग की बात की जाए। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, सधूम्र सल्फ्यूरिक अम्ल को ओलियम कहते हैं। सधूम्र सल्फ्यूरिक अम्ल को ओलियम कहते हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्ट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। देखो ये हम डिस्कशन कर चुके हैं, देखो फिर से आ गया। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, शर्करा और सल्फ्यूरिक एसिड की अभिक्रिया से शुद्ध रूप में कार्बन प्राप्त होता है। क्या? शुद्ध रूप में कार्बन प्राप्त होता है। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड की हम सूत्र की बात करें तो H2SO4 होता है, H2SO4। और अगर शर्करा के सूत्र की बात करें तो C6H12O6 होता है, C6H12O6 होता है। आप इसको चीनी का सूत्र, शर्करा माने चीनी तो होता है मगर इस चीनी का सूत्र जो है वो अलग होता है। चीनी का सूत्र होता है C12H22O11। अगर हिंदी में बात करें तो C12H22O11 होता है चीनी का सूत्र। अगर चीनी की बात हो ही गई है तो हम यहाँ चीनी की बात कर लेते हैं कि चीनी विश्व में कहाँ सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, मतलब कहाँ पैदा सबसे ज़्यादा चीनी होती है। जो चीनी विश्व में सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में होती है। अगर यहीं पर हम बात कर लें कि चीनी भारत
भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो अपने उत्तर प्रदेश में होती है। उत्तर प्रदेश में जो कि जनसंख्या में सबसे आगे है। उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में चीनी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होती है। उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश में, दक्षिण भारत में महाराष्ट्र, अगर पूरे में मिला लें तो उत्तर प्रदेश में, इंडिया में सबसे ज़्यादा चीनी उत्तर प्रदेश में होती है। अगर हम यही आपको बता दें कि शर्करा जो है हमें कहाँ से मिलती है, जैसे हम आपको ऑप्शन दे दें, नंबर 1 फलों से, नंबर 2 जड़ से, नंबर 3 की अगर बात करें तने से, और नंबर 4 की बात कर लें कि कहाँ से मिलती है इन सभी में, तो कुछ बच्चे फल में लगाएंगे, कुछ बच्चे जड़ में लगाएंगे, कुछ बच्चे तने में लगाएंगे और कुछ बच्चे सब में ही, मतलब 4th ऑप्शन को टिक करेंगे। हम आपको बता दें कि ये चीनी का ऑप्शन ये 4th सही है, क्योंकि ये चीनी जो हमारी होती है फलों से भी पाई जाती है, मतलब शर्करा, ये शर्करा जो है हमें फलों से पाई जाती है, जैसे अंगूर, काजू, ये फलों से पाई जाती है। और अगर जड़ों की बात करें तो जड़ से जैसे चुकंदर, गाजर, ये चीनी हमारी शर्करा ये जड़ से पाई जाती है। अगर हम तने की यहाँ पर बात करें तो ईख ईख तो नाम सुना होगा, या ईख नहीं सुना तो शुगर कैन तो आप जानते ही होंगे। शुगर कैन मतलब ईख या ऊख, इस ऊख मतलब ये तना है, ये तने से भी, मतलब ये तने का रूप है, ये तने से भी प्राप्त होती है। ये खाद्य पदार्थ के रूप में ऊख में संग्रहित रहती है। अब पॉइंट नंबर नेक्स्ट, H2SO5 को कैरो अम्ल के नाम से जाना जाता है। H2SO5 को कैरो अम्ल के नाम से जाना जाता है। अगर H2 और SO5 के हम सूत्र की बात करें, रासायनिक नाम की बात करें, सूत्र तो है और रासायनिक नाम की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है? परऑक्सी सल्फ्यूरिक मोनो एसिड। H2SO5 का मतलब रासायनिक नाम परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, परऑक्सीडाई सल्फ्यूरिक एसिड को मार्स अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। अब परऑक्सीडाई सल्फ्यूरिक एसिड को मार्स अम्ल के नाम से जाना जाता है। ऊपर वाले का तो जो मतलब था, इसका फार्मूला होता है परऑक्सीडाई सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला की बात करें तो इसका फार्मूला होता है H2S2O8, H2S2O8 होता है। और अगर ऊपर वाले की बात करें H2SO5 की बात करें तो इसको बोलते हैं परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, और ये नीचे वाले को बोलते हैं परऑक्सीडाई सल्फ्यूरिक एसिड, इसके सूत्र बोलते हैं H2S2O8 बोलते हैं। परऑक्सीडाई सल्फ्यूरिक एसिड को मार्स अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मार्स अम्ल के